हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यार्थ। स्टूडेंट्स, 12th केमिस्ट्री में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट, जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, सॉल्यूशंस, और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जो आज हम कवर करेंगे। कहने के लिए तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक या दो ही टॉपिक हैं जहां से न्यूमेरिकल आ सकता है इस चैप्टर के अंदर। तो ये काफी इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक्स इसके थ्योरेटिकल हैं और इसका वेटेज फाइनल एग्जाम में सिर्फ 3 to 4 मार्क्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 सॉलिड स्टेट। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मेन टॉपिक क्या है जो हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। तो वी हैव टू डिस्कस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो वी नो देयर आर 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इस पूरे चैप्टर में आपको सॉलिड स्टेट पे बेस्ड जितने भी सब्सटेंस हैं उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो काफी डिटेल में हम डिस्कवर करेंगे। पहले इस पेज में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जल्दी से सॉलिड स्टेट के बारे में। ये जो आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं 7th 8th से, कि व्हाट इज सॉलिड स्टेट। तो दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है of any object to be in solid state. Intermolecular distances are short. हर एक सब्सटेंस वी नो कि स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, और उन पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या फोर्स है उसी के बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं कि वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस काफ़ी कम होंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, और वो वीक होते जाएंगे अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, फर्दर गैसियस स्टेट। तो होप आपको वो बेसिक डिफरेंस क्लियर है, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है। अब जो पार्टिकल्स की हम बात करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। जो भी सब्सटेंस बना है दुनिया के अंदर वो या तो एटम से मिलकर के बना है, मॉलिक्यूल्स या आयंस। वी नो मॉलिक्यूल्स आर द कलेक्शन ऑफ एटम, ठीक है, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अलग से इसलिए लिखा गया है क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं, जैसे कि जितने भी नोबल गैसेस हैं, है ना, हीलियम, आर्गन, ये क्या है, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। तो उनके एक स्मॉल पार्टिकल एटम भी होते हैं और मॉलिक्यूल भी। इसीलिए हम एक जनरल यहाँ पे कैरेक्टराइज कर दिए हैं पार्टिकल्स को एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस तीनों फॉर्म में, ठीक है। तो दे हैव फिक्स्ड पोजीशन। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अगर सब्सटेंस के अंदर उनका पोजीशन फिक्स है, वो चेंज नहीं होता अपने आप विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, then it will be categorized as one of the property of solid state. We also know solids are incompressible and rigid, ठीक है, काफी हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता जब तक कि आप उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। तो कहीं ना कहीं ये पांचों पॉइंट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये एक ब्रीफ प्रॉपर्टी है ऑफ एनी सब्सटेंस टू बी इन सॉलिड स्टेट। काफ़ी इजी स्टार्टिंग है स्टूडेंट इस चैप्टर का, बिल्कुल आपको स्टार्टिंग के अभी 2-3 पेजेस तक तो बहुत इजी फील होने वाला है, ठीक है, काफ़ी लाइट चैप्टर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फिर एक साथ दोनों को नोट कर लीजिएगा। देखिए, तो यहाँ से हमारा मेन जो दो टर्म आपको पढ़ना है चैप्टर के अंदर, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, ये स्टार्ट होता है। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस? दे आर द 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वेदर इट विल बी क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन आपने सुना होगा, डेली लाइफ में यूज होता रहता है। क्रिस्टल सुनते ही हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होता है, वेरी हार्ड, फिक्स शेप, है ना, इस तरीके का ट्रांसपेरेंट टाइप ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्रिस्टलाइन उनको बोला जाता है कि ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जिनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मींस एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड हो। यही इसका बेसिक डेफिनेशन है। क्या? डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न, जो कि चेंज नहीं होता है, ठीक है। जबकि वहीं पे एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो कंपैरेटिवली क्रिस्टलाइन से सॉफ्ट होते हैं। रीजन वही कि जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है वो रैंडम होता है। तो एक सिंपल सा कैटेगरी है यहाँ पे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हार्ड, एमॉर्फस सॉलिड्स आर सॉफ्ट,
ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अरेंजमेंट बिल्कुल डेफिनेट होता है, फिक्स होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, और एमॉर्फस में जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है वो रैंडम होता है पार्टिकल्स का। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्स आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जबकि वहीं पे एमॉर्फस के एग्जाम्पल्स हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक। तो आप अगर कंपेयर करें तो ऑब्जर्व करेंगे कि ये रबर, प्लास्टिक, दे आर कंपेरेटिवली सॉफ्ट एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स या क्वार्ट्स पार्टिकल्स। तो आप रफली ये बोल सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हार्ड एज कंपेयर टू दैट ऑफ एमॉर्फस। तो ये तो एक ब्रीफ डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, बट आपके सिलेबस में काफ़ी डिटेल में भी डिफरेंस है जो कि 3 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट पेज पे। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद तो चलिए स्टूडेंट्स अब डिटेल में डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। देखिए, तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हमको डिफ्रेंशिएट करना है, और ये क्लियरली 3 मार्क्स में आ सकता है। तो मिनिमम 6 पॉइंट्स आपको लिखना रहेगा एग्जाम के अंदर। चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है जिसके बेसिस पे हम डिफरेंस देखने वाले हैं, वो है शेप। तो शेप, जैसा कि मैंने बताया, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो डेफिनेट है, एक फिक्स पैटर्न में है, तो ऑब्वियसली उसका ऑब्जेक्ट या जो भी सब्सटेंस है उसका ज्योमेट्रिकल शेप एक फिक्स होगा। जबकि वहीं पे एमॉर्फस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रैंडम है, तो इट विल हैव इररेगुलर शेप। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी शार्प होगा। शार्प मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, वहीं पे एमॉर्फस सॉलिड धीरे धीरे पहले सॉफ्ट होगा, उसके बाद मेल्ट होगा। ऐसा इसलिए है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हीट का जो प्रोपगेशन है सब्सटेंस के अंदर वो बहुत फास्ट है। फास्ट इसलिए है क्योंकि पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट पार्टिकल्स का एक फिक्स है। तो कभी भी एनर्जी, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कभी एक फिक्स पैटर्न मिले अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मूव होने का, तो बहुत फास्ट मूव होता है। ठीक है, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर है। वहीं पे एमॉर्फस के अंदर रैंडम है अरेंजमेंट पार्टिकल्स का, तो हीट प्रोपगेशन में टाइम लगता है, इसीलिए पहले वो सॉफ्ट होगा धीरे धीरे, उसके बाद फिर मेल्ट होगा। होप आपको ये रीजन क्लियर हुआ होगा जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग। जब आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करोगे तो पीसेस में ब्रेक होगा, पाउडर नहीं होगा। और वो पीसेस कैसे रहेंगे उसके सरफेस? पीसेस के सरफेस होंगे बिल्कुल स्मूथ और प्लेन। ठीक है, वहीं पे अगर एमॉर्फस को आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक तो वैसे होता नहीं है, वो कट होता है, क्योंकि उसका सरफेस काफ़ी रफ होता है। ठीक है, और कट होने के बाद भी जो उसके पीसेस मिलेंगे वो भी काफ़ी रफ होंगे। और यदि ब्रेक हो गया, एमॉर्फस सॉलिड ऐसा कुछ है जो ब्रेकेबल है, ब्रेक हो गया तो बिल्कुल फिर वो पाउडर बन जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट है हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मिक्सिंग। अगर आपको दो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को मिक्स करना है तो ऑब्वियसली मेल्ट करके मिक्स करोगे आप, तो दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। एक एनर्जी आपको देना पड़ेगा मिक्स करने के लिए दो या दो से अधिक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को, तो जो भी आप एनर्जी दोगे वो फिक्स होगी बार बार। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप कॉमन सॉल्ट को क्वार्ट्ज के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो उसके एक पर्टिकुलर हीट रिक्वायरमेंट होगी, तो बार बार वो फिक्स क्वांटिटी ही आपको देना पड़ेगा दोनों को मिक्स करने के लिए। जबकि वहीं पे हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं है। जब आप किसी दो या दो से अधिक एमॉर्फस सॉलिड्स को आपस में मिक्स करेंगे, बार बार अलग अलग लेवल का हीट एनर्जी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एन आइसोट्रोपी। तो आइसोट्रोपी जो प्रॉपर्टी होती है ये मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा इसी पेज में, बस थोड़ा सा रुक जाइए। फिलहाल इस पॉइंट में हम देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को लिखा है एन आइसोट्रोपिक, जबकि एमॉर्फस में लिखा है आइसोट्रोपिक। वी नो आइसो मीन्स सेम होता है। ठीक है, तो अब चलिए देखेंगे थोड़ी देर में कि आइसोट्रोपी क्या चीज है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉलिड। नेचर ऑफ सॉलिड के अंदर देखिए ट्रू सॉलिड्स लिखा है क्रिस्टलाइन को, क्योंकि ट्रू सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हार्ड, रिजिड होना चाहिए, एक डेफिनेट पैटर्न में पार्टिकल्स अरेंज्ड होने चाहिए। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन फुलफिल कर रहा है यहाँ पे? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। जबकि वहीं पे एमॉर्फस के पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट नहीं होता, वो सॉफ्ट भी होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्रिस्टलाइन। तो इसलिए हम उसको ट्रू सॉलिड नहीं बोल सकते, हम उसको बोल सकते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मीन्स हाफ या सेमी, या फॉल्स भी बोलते हैं इसको। स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स को। लास्ट पॉइंट, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो वी नो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक डेफिनेट पैटर्न में होता है, और लॉन्ग रेंज में वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब काफी लंबे पोजीशन तक
पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक फिक्स शेप में रहेगा, जबकि यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड के अंदर पैटर्न अगर आपको कहीं एक डेफिनेट दिखेगा भी तो वो बिल्कुल शॉर्ट रेंज होगा, मतलब वो रैंडम हो ही जाएगा आगे चल करके कहीं ना कहीं, ठीक है। जबकि वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा क्रिस्टलाइन में, आप पूरा सब्सटेंस ऑब्जर्व कर लेंगे और सब्सटेंस के अंदर हर एक पार्टिकल का अरेंजमेंट काफ़ी लंबे दूरी तक सेम रहेगा एक फिक्स पैटर्न में। तो लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज आपको समझ में आया। एक सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डेफिनेट होगा, जबकि यहाँ पे नहीं होगा, रैंडम होगा ये, ठीक है इतना। चलिए अब मैं आपको बता दूं इस वर्ड आइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी का मतलब। होप आपको ये टेबल पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर 3 मार्क्स में आता है एग्जाम में तो मिनिमम 6 पॉइंट्स आपको लिखना है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो देखिए आइसोट्रोपी का मतलब क्या लिखा है, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है। तो आइसोट्रोपी समझने के लिए आप ये डायग्राम देखिए, राइट हैंड साइड आपको दिखेगा, इसमें आपको अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दिख रहे हैं ब्लू और रेड बबल्स के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ 2 लाइन सेगमेंट बना हुआ है, एक है ए बी, दूसरा है सी डी, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, आप जानते हैं रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। और रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, एटम्स प्रेजेंट इन दी सब्सटेंस, ठीक है। तो मान लीजिए अगर करंट इस सब्सटेंस से फ्लो हो रहा है और वो पाथ ए बी से फ्लो हो रहा है, तो अगर ए बी पाथ को हम ऑब्जर्व करें तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के फॉर्म में कितने एटम्स आ रहे हैं करंट के पाथ में, देखिए आप काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एटम्स को फेस करना पड़ेगा इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू पाथ ए बी। जबकि वही करंट अगर पाथ सी डी से फ्लो होता है तो क्लियरली उसमें दिख रहा है कि मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज ऑब्स्ट्रक्शन उसको फेस करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस मेजर करें, मींस ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, तो पाथ ए बी से अलग आएगा, डिफरेंट वैल्यू आएगी, पाथ सी डी से एक डिफरेंट वैल्यू आएगी। आ रहा है समझ में? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम सब्सटेंस का कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि रेजिस्टेंस और कोई दूसरा प्रॉपर्टी भी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मेजर कर रहे हो तो पाथ ए बी से लाइट के पाथ का डेविएशन कम आएगा क्योंकि कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वहीं पे सी डी पाथ से ज़्यादा डेविएशन आएगा बिकॉज इट हैज़ मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आ रहा है समझ में? तो आप कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर इस सब्सटेंस का मेजर कर रहे हो तो इफ़ इट इज़ हैपनिंग दैट कि डिफरेंट पाथ से डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी की, तो ऐसे केस में ये जो सब्सटेंस है वो क्रिस्टलाइन होगा और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एन आइसोट्रोपी। एन आइसो मीन्स नॉट सेम। देखिए अलग अलग पाथ से अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, आया समझ में? तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर एक डेफिनेट अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का सब्सटेंस के अंदर तो क्लियरली ये देखिए डायगोनल में ज़्यादा पार्टिकल्स आएंगे और ये परपेंडिकुलर वाले लाइन में कम आएंगे। तो ये डेफिनेट पैटर्न अरेंजमेंट होने की वजह से ऐसा हो रहा है। आ रहा है आपको समझ में? जबकि यही चीज़ एमॉर्फस सॉलिड के अंदर अगर रैंडम होता पार्टिकल्स का अरेंजमेंट तो हम किसी भी पाथ से मेजर करें इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जैसे कि रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सेम आता। इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे कि एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक, मतलब आप किसी भी पाथ से आप मेजर करिए उस फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू सेम आएगा, जबकि क्रिस्टलाइन में डिफरेंट आएगा अलग अलग पाथ से, तो वो क्या हो गया एन आइसोट्रोपी। होप आपको ये टर्म क्लियर हुआ वो अच्छे से, क्योंकि ये 1 और 2 मार्क्स में अलग से लिखने के लिए आ सकता है शॉर्ट नोट्स, ठीक है, आइसोट्रोपी के ऊपर। तो चलिए इस पेज में जितने भी कंटेंट है आप उसको नोट करिए कॉपी में जल्दी, फिर आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अंदर जो भी डिस्कशन होने वाला है उसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। चलिए फिर भी मैं रिवाइज करवा दूं एक बार आपको। उससे पहले एक नोट पॉइंट आप याद रखिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चन आता है। लिखा है लाइक लिक्विड्स एमॉर्फस सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो दो वेरी स्लोली, देयरफॉर समटाइम्स दीज आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड। ये तो हमने देखा डिफरेंस अभी जब देख रहे थे तो कि एमॉर्फस सॉलिड्स को हम स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक डेफिनेट नहीं होता और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कंपैरेटिवली वीक होता है। उसकी वजह से पार्टिकल्स की टेंडेंसी होती है थोड़ी बहुत फ्लो होने की, इसीलिए उनको
स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड बोला जाता है। बट इस पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, जो अभी इस पेज के मैं लास्ट में क्लियर करूंगा आपको। कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन। उससे पहले हम थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर उसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए तो क्लासिफिकेशन के लिए इस तरीके का आप टेबल बना लेंगे अपने कॉपी में, जिसमें कि सबसे लेफ्ट में तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हमको क्लासिफाई करना है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में एमॉर्फस सॉलिड्स हमको डिटेल में नहीं डिस्कस करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आया समझ में? तो एमॉर्फस की कहानी अब खत्म हो चुकी है, एक छोटा सा पॉइंट आएगा अभी बॉटम में, उसके बाद खत्म हो जाएगी। फिर पूरे सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही स्टडी करना है, इसीलिए हम क्लासिफिकेशन भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में आप देखिए, टाइप ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड मॉलिक्यूलर कब कहलाएगा? इफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स का हमको पता है कि इट कैन बी नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो याद करिए क्लास 11th का चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके अंदर आपने क्लियरली डिफरेंस पढ़ा है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में। पोलर किसको बोलते हैं स्टूडेंट? जिनमें डाइपोल जनरेट होता है। डाइपोल मींस अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है। नॉन पोलर किसको बोलते हैं? जिनमें डाइपोल का जनरेशन नहीं होता। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब डेवलप होता है? जब मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन और कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन, इन तीनों में से कोई एक प्रेजेंट हो तो। ठीक है। तो अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखिए कितने टाइप के हो सकते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, या तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, है कि नहीं? तो अगर मॉलिक्यूल्स हुए तो उनका फर्दर 3 क्लासिफिकेशन हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे, या पोलर, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा डिस्पर्शन या लंडन फोर्स। ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि ये सबसे वीक फोर्स होता है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल देखिए कि किस टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, कोई भी डाइपोल मोमेंट इसमें होता नहीं है, इट इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। या फिर कोई भी इनर्ट गैस जैसे कि आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा। ठीक है। फिजिकल नेचर इनका क्या होगा? सॉफ्ट, क्योंकि दे आर कनेक्टेड बाई वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर होगा। मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे ड्यू टू वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आया समझ में पहला लाइन? वहीं पे आप हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम इसमें सेकेंड पॉइंट पे देखें तो व्हेन मॉलिक्यूल्स आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बट दे आर पोलर, मीन्स उनमें एक डाइपोल का अरेंजमेंट होता है, तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। फॉर एग्जांपल जैसे HCl, H+ और Cl- एक डाइपोल बन जाता है, तो विथ अनदर HCl मॉलिक्यूल ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से कनेक्ट हो सकता है, विच इज कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू दैट ऑफ डिस्पर्शन या लंडन फोर्स। तो फिजिकल नेचर तो अभी भी सॉफ्ट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंसुलेटर है, क्योंकि फ्री आयंस यहाँ पे भी नहीं जनरेट हो रहे हैं, बट मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू लंडन फोर्स। थर्ड पॉइंट पे अगर हम आए तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान से स्टूडेंट, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे कि एग्जाम्पल वाटर में प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, यही दो रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो फिजिकल नेचर हार्ड हो जाएगा क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ चुका है। कंडक्टिविटी अभी भी इंसुलेटर है। कुछ लोगों को लगेगा कि वाटर तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो तभी करेगा जब वो ब्रेक होगा आयंस में, पहली बात। दूसरी बात कि जब उसमें कोई डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ इम्प्यूरिटी, तभी वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, नहीं तो इट बिहेव्स एज इंसुलेटर। मेल्टिंग पॉइंट लो है, कंपेरेटिवली हाई एज कंपेयर टू दैट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब सेकेंड कैटेगरी में हम आते हैं आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स बाय नेम इट इज क्लियर कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्डिंग कूलम्स फोर्स होगा,
विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्टूडेंट ये तो हमने डिटेल में फिजिक्स में कवर किया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज के बीच में डेवलप होता है ये, ठीक है। तो देखिए सारे के सारे आयनिक कंपाउंड अब आपको सामने दिख रहे हैं, सॉल्ट्स, NaCl, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सब क्या है आयनिक कंपाउंड। उनमें क्लियरली कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा, जिनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, विच इज कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग एज देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हार्ड हो गए बट ब्रिटल, मतलब आप इनमें फोर्स अप्लाई करोगे तो ब्रेक हो जाएगा पीसेज में, ठीक है। मेलिएबल और डक्टाइल नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो दे बिहेव एज इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, बट जैसे ही इनको हीट अप्लाई करके मेल्ट कर दिया जाए, मीन्स मॉल्टन स्टेट में, दे स्टार्ट बिहेविंग एज कंडक्टर, क्योंकि वहाँ पे फ्री आयंस मीन्स कैटायंस Na+Cl- ये जनरेट हो जाते हैं, जो कि कैरियर के जैसे बिहेव करेंगे करंट के, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा ये टेबल डिफरेंस। अब ये इनकम्प्लीट है स्टूडेंट्स, टेबल आपको थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट पेज पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये स्यूडो सॉलिड सुपर कूल्ड लिक्विड पे बेस्ड एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, पहले मैं वो डिस्कस कर देता हूँ फिर आगे देखते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा गया है। लिखा है ग्लास पेन्स फिक्स टू विंडोज और डोर्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप। इसका मतलब ये बोल रहा है कि विंडोज के जो ग्लास होते हैं बहुत पुरानी बिल्डिंग्स के, अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो उन विंडोज अगर ग्लास की बनी हुई है तो ही उन विंडोज के बॉटम पोर्शन पे ग्लास बहुत ज़्यादा थिक रहती है एज कंपेयर टू टॉप पोर्शन। ऐसा फील होता है जैसे कि जो ग्लास है वो फ्लो होकर के ऊपर से नीचे कलेक्ट हो गया है। समझ पा रहे हैं आप, नीचे थिक हो जाता है ग्लास और ऊपर थिन। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब ग्लास फ्लो हो, ठीक है। बट ग्लास इज अ टाइप ऑफ सॉलिड, but we also know कि glass is a type of amorphous solid and amorphous solids are pseudo solid या super cooled liquid which have some kind of tendency to flow। तो उसी बेसिस पे ग्लास जो है विंडो पैन पे जो प्रेजेंट है उसकी एक टेंडेंसी है जो कि बहुत स्लो रेट में फ्लो होती है। ऐसा नहीं कि एक दो दिन में आपको दिखेगा, है ना, कई सालों के बाद आफ्टर मैनी ईयर्स यू विल फील दैट कि इफ बिल्डिंग इज ओल्ड, उनके विंडो पैन्स के जो ग्लास है वो फ्लो होकर के बॉटम से थिक हो चुके हैं और ऊपर थिन है। तो सिंगल वर्ड में इसका एक्सप्लेनेशन होगा बिकॉज ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड विच इज ऑल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो ऑल्दो वेरी स्लोली बट दे फ्लो, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल अगर आप प्रीवियस ईयर रखें तो आप देखिएगा हर दूसरे तीसरे साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए ये टेबल आप यहाँ तक नोट करिए, अभी इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अब जाके कंप्लीट होगा। तो सेकेंड पॉइंट तक हमने डिस्कस किया था, चलिए थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। तो थर्ड कैटेगरी इज मेटालिक सॉलिड। बाय नेम इट इज क्लियर कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मेटल के एटम्स होंगे, ठीक है। बट मेटल के एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे कि आपको पता है फॉर एग्जांपल सोडियम एटम्स तुरंत इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, Na+ कैटायंस बन जाते हैं। उसी तरीके से हर एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है कि constituent particles of metallic solids are positive ions in the sea of delocalized electrons because they have tendency to lose electrons। तो they are surrounded by electrons और वो खुद cation फॉर्म हो जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि they are ultimately atoms of metal, ठीक। किस टाइप का बॉन्डिंग होगा, मेटालिक बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होता है। देखिए आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम एटम्स के बीच में। तो दे आर हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल, क्योंकि हम मेटल की प्रॉपर्टी जानते हैं कि दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन वायर्स। तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, बट दे आर हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मॉल्टन स्टेट, ठीक है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में भी उनमें आयंस प्रेजेंट है बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होगा ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में तो हम जानते हैं स्टूडेंट,
है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स ही रहेंगे उनके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्ड होगा। देखिए जैसे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो अल्टीमेटली ग्रुप 14 या 15 के जब एलिमेंट्स यूज होंगे तो नाइदर दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन नॉर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजली, तो वैसे केस में फिर वो म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं जिनको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये भी काफ़ी स्ट्रांग होता है और एक नेटवर्क जैसा बन जाता है पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। देयरफॉर दे आर ऑल्सो हार्ड, बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, बट they have the tendency to slide over each other, मीन्स लेयर के फॉर्म में अरेंजमेंट होता है, बट दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो एक लेयर के ऊपर स्लाइड हो सकते हैं, इसीलिए दे आर कंपेरेटिवली सॉफ्ट, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग होने के बाद भी और नेटवर्क स्ट्रक्चर होने के बाद भी ग्रेफाइट आर सॉफ्ट बिकॉज देयर लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है। और कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड होते हैं, सब के सब इंसुलेटर होते हैं क्योंकि फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होते इनके एटम्स में। बट एक्सेप्शनली ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये तो आप जानते हैं कि देयर आर टू एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन, एक डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट। तो डायमंड बिहेव्स एज इंसुलेटर, वेरी हार्ड, ठीक है। वहीं पे ग्रेफाइट इज सॉफ्ट and exceptionally it is a good conductor of electricity. Melting point की अगर बात करें तो it is very high due to very strong covalent bonding between the atoms. आया समझ में? तो चलिए टेबल अब पूरी तरीके से कंप्लीट है। यहाँ से आपको डिफरेंस लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम में, बट जब मैं एनसीईआरटी डिस्कस करूंगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम डिस्कस करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टल लैटिस। अब क्योंकि मैंने बताया आपको कि आपके सिलेबस में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमको डिटेल में स्टडी करना है, तो क्रिस्टल लैटिस मींस अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं पहले। तो देखिए इस डायग्राम को, क्या दिख रहा है आपको? जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं वो आप समझिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। दे में बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। उनका अरेंजमेंट आप ऑब्जर्व करिए किस टाइप का दिख रहा है। एक डेफिनेट पैटर्न में आपको दिख रहा है, ठीक, एक फिक्स शेप, डेफिनेट पैटर्न अरेंजमेंट जो कि ब्रेक नहीं हो रहा है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लैटिस, ठीक है। तो जो वर्ड लैटिस है मींस अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ डेफिनेट पैटर्न। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? तो अभी तक जो डिस्कवर्ड है वो 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ये एनसीईआरटी में इन सभी का डायग्राम बना हुआ है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देख सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कभी पूछा नहीं जाता है। लेकिन फिर भी 7 प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा आज ही आगे आने वाले पेजेस पे, ठीक है। तो फिलहाल आप ये देखिए कि इस अरेंजमेंट में एक क्यूब को शेड किया गया है ऑरेंज कलर में, दिख रहा है स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं यूनिट सेल। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये यूनिट सेल ही तो रिपीट किया गया है आगे पीछे ऊपर नीचे, जिससे कि ये पूरा लैटिस स्ट्रक्चर बना है कि नहीं? तो अगर इस पूरे लैटिस स्ट्रक्चर का स्मॉलेस्ट पोर्शन की बात की जाए तो यही यूनिट सेल होगा जिसको शेड किया गया है क्यूबिकल शेप में। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हर सॉलिड सब्सटेंस के अंदर ये क्यूबिकल शेप में ही अरेंजमेंट होता है क्या? कोई और दूसरा शेप नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, जिसको हम प्रिमिटिव शेप्स बोलते हैं। तो आज ही हम डिस्कस करेंगे देयर आर 7 प्रिमिटिव शेप्स ऑफ यूनिट सेल। और अभी थोड़ी देर में इस यूनिट शेल के पैरामीटर्स भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका लेंथ, एज लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सब हम वेरी कर सकते हैं क्या, ठीक है। फिलहाल इस पेज में आप समझिए कि लैटिस किसको बोलते हैं। ये अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये जो ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइंस दिख रहे हैं लैटिस अरेंजमेंट में, वो समझ लीजिए आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक। टोटल 14 पॉसिबिलिटी हैं ऐसे 3 डायमेंशनल लैटिस अरेंजमेंट के, बट उसमें से 7 प्रिमिटिव शेप्स में आपको बताऊंगा। और जो स्मॉलेस्ट पोर्शन आपको दिख रहा है लैटिस अरेंजमेंट का, जो क्यूबिकल शेप जिसको शेड किया गया है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। यूनिट सेल हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट पेज पे, यहाँ तक आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यूनिट सेल के बारे में देखिए। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। बिल्कुल
विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट द एंटायर लैटिस। बिल्कुल, जिसको हम रिपीट करें आगे पीछे ऊपर नीचे एक दूसरे से कनेक्ट करते जाएं उन स्मॉल क्यूब्स को, तो क्या बन जाएगा, पूरा एंटायर लैटिस विल बी जनरेटेड। आया आपको समझ में? इसीलिए इनको बोला जाता है यूनिट सेल। ठीक है, जैसे कि बॉडी का सेल होता है ना, उसी तरीके से स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर का, जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। उसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये एक यूनिट सेल है। पैरामीटर्स मतलब जिससे कि उसका शेप डिसाइड होता है। देखिए ABC मींस लेंथ ब्रेथ हाइट से डिसाइड होगा उसका शेप, कि वो क्यूब बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा या कोई और शेप बनेगा। तो ऐसे टोटल 7 डिफरेंट शेप्स यूनिट सेल के बन सकते हैं, मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स बिटवीन द एजेस, अल्फा बीटा गामा। भाई सीधी सी बात है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चेंज हुई तो भी ये शेप चेंज हो जाएगा यूनिट सेल का। आ रहा है समझ में? तो टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं। ABC मींस एज लेंथ, अल्फा बीटा गामा मतलब एंगल बिटवीन द एजेस, जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो यहां तक आप नोट करिए, उसके बाद देखेंगे और डिटेल में। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन 2 टाइप्स, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब एकदम बेसिक यूनिट सेल। बेसिक यूनिट सेल कैसा बनेगा, ये ऐसा ही होगा क्यूब या क्यूबॉइड शेप में। तो उसको फॉर्म करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी कि उसके हर एक कॉर्नर पे, टोटल 8 कॉर्नर से हर एक कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एक भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिस हुआ तो ये यूनिट सेल बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो एक यूनिट सेल मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी यूनिट सेल को बनाने के लिए, कि 8 कॉर्नर्स पे उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। तो ऐसे यूनिट सेल को हम बोलेंगे प्रिमिटिव मींस बेसिक यूनिट सेल। वहीं पे जो दूसरा कैटेगरी है उसमें उसको हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि पूरे 8 कॉर्नर्स पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, मतलब क्यूब के अंदर या उसके फेस पे, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। तो उसी को तो हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, कि मतलब प्रिमिटिव तो रहेगा ही, बेसिक तो होगा ही, बट एक्स्ट्रा में भी कुछ नंबर ऑफ एटम्स क्यूब के अंदर या उसके फेस पे प्रेजेंट होंगे। तो ये 2 ब्रॉड कैटेगरी है स्टूडेंट्स यूनिट सेल के टाइप्स का। एक है प्रिमिटिव बेसिक, जिसमें कि सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, और दूसरा सेंटर्ड। तो प्रिमिटिव का डेफिनेशन तो आप यहां से लिख लीजिए। सेंटर्ड यूनिट सेल को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट पेज पे। तो होप आपने नोट किया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। सेंटर्ड यूनिट सेल, तो इसमें देखिए क्लियरली लिखा है डेफिनेशन कि 8 कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके अलावा बॉडी के और अलग अलग पोजीशंस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो फर्दर कैटेगराइज किया गया है उनको 3 टाइप, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो मैं अभी डायग्राम दिखाऊंगा 1 बाय 1, उससे ज़्यादा अच्छा आपको क्लियर होगा। तो पहले समझते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BCC। देखिए ये दिखा फर्स्ट डायग्राम, आपको क्या दिख रहा है, एक यूनिट सेल जिसके कि कॉर्नर्स पे तो होंगे ही बाय डिफॉल्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्योंकि अगर कॉर्नर पे ही नहीं होंगे तो ये क्यूब बन ही नहीं पाएगा। आ रहा है समझ में? लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या होगा, एक्स्ट्रा में पूरे बॉडी के एकदम बीचों बीच मींस क्यूब यूनिट सेल के एकदम सेंटर में भी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। तो ऐसे यूनिट सेल को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल BCC। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मींस FCC। देखिए तो बाय डिफॉल्ट ये प्रिमिटिव तो होगा ही होगा, मतलब 8 कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही यूनिट सेल। स्टूडेंट देखिए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कॉर्नर्स पे एटम्स नहीं बनाया तो वहां पे नहीं है एटम्स, कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही ना, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो क्यूब ही नहीं बन पाएगा। आ रहा है समझ में? उसके अलावा कितने फेसेस होते हैं क्यूब के अंदर? 6, 1 2 3 4 5 6। हर फेस के सेंटर पे भी एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। दिख रहा है आपको? तो ऐसे यूनिट सेल को हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्ट फॉर्म में FCC। थर्ड देखिए एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये देखिए प्रिमिटिव तो ये भी होगा ही, मतलब पूरे 8 कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसके अलावा किसी भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे होगा। किसी भी 2 अपोजिट मतलब या तो टॉप बॉटम पे हो सकता है, या फ्रंट बैक पे हो सकता है, या लेफ्ट राइट पे, किसी भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे ही होगा। तो फिलहाल मैंने टॉप बॉटम पे बना दिया है, आप चाहे तो लेफ्ट राइट पे बना सकते हैं या फिर फ्रंट और बैक पे, बट एट अ टाइम किसी भी 2 अपोजिट फेस पे रहेगा।
पूरे 6 फेसेस में नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्ट फॉर्म में ईसीसी। तो काफ़ी इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल डायग्राम देखते ही आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। तो होप आपने नोट किया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेल का जो शेप है वो ज़रूरी नहीं कि क्यूब या क्यूबॉइड ही हो, वो अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए आपको मैं 2 डायग्राम दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये क्यूबिक, ये देखिए ये क्या है, टेट्रागोनल। तो डिफरेंट है शेप, है कि नहीं, दोनों यूनिट सेल है, बट दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको कि क्यूब में हमारे जो एज लेंथ होते हैं बिल्कुल बराबर, और जो अल्फा बीटा गामा जो तीनों एंगल होते हैं एजेस के बीच में वो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री होते हैं। जबकि टेट्रागोनल में आपको क्या दिख रहा है कि ए और बी तो इक्वल है बट दे आर नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, क्योंकि सी लंबा दिख रहा है आपको, एक क्यूबॉइड शेप में दिख रहा है आपको। तो क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है जिसको हम टेट्रागोनल बोलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, है ना, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऐसे करके टोटल 7 टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। और शेप्स कौन डिसाइड करता है स्टूडेंट्स? पैरामीटर्स, 6 पैरामीटर्स, ए बी सी या अल्फा बीटा गामा। आया समझ में? देखिए ये पूरा टेबल उसी के बारे में बना हुआ है और एग्जाम्पल्स भी लिखे गए हैं। जैसे कि पहला है क्यूबिक, तो क्यूबिक यूनिट सेल कैन बी प्रिमिटिव, अभी अभी हमने देखा है, बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड, इन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अगर क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो। और एज लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है? बिल्कुल बराबर, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, और बाकी के तीनों एंगल्स भी सेम 90 डिग्री के बराबर। देखिए डायग्राम आप, तो यूनिट सेल विल बी ऑफ शेप क्यूबिक। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड, कॉपर। मतलब सोडियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो यूनिट सेल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता होगा वो किस शेप में होता होगा? क्यूबिक यूनिट सेल के फॉर्म में। वहीं पे अगर हम टेट्रागोनल मतलब एक क्यूबॉइड शेप की बात करें तो उसमें ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ सेम है बट हाइट डिफरेंट है, नॉट इक्वल्स टू सी। दिखा आपको? अल्फा बीटा गामा अभी भी तीनों सेम है और 90 डिग्री है, तो क्यूबॉइड शेप। एग्जांपल देखिए, व्हाइट टिन या टिन डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, इन सभी सॉल्ट्स के पार्टिकल्स का जो यूनिट सेल होता होगा वो टेट्रागोनल शेप का होता होगा। और इसमें प्रिमिटिव या बॉडी सेंटर्ड ही बस एग्जिस्ट करते हैं, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये पूरा टेबल आप अपने से समझिए 1 बाय 1। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट इससे रिलेटेड? डायग्राम वगैरह बनाने के लिए नहीं आता है, फिर भी आप चाहें तो डायग्राम एनसीईआरटी में पूरे एक पेज में बना हुआ है, पूरे 7 टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का, वो आप देख सकते हैं। बट एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है, आपको ये पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन जरूर लिखने के लिए आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आ गया, मान लीजिए कि राइट डाउन दी ऑल पॉसिबल वेरिएशंस एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, तो आपको बताना पड़ेगा कि ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। हर एक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके एज लेंथ का रिलेशन क्या होता है? ए बी और सी तीनों आपस में इक्वल नहीं होते, जबकि हाँ लेंथ जो एंगल होते हैं एज के बीच के एंगल्स अल्फा बीटा गामा वो 90 डिग्री होते हैं। एग्जाम्पल्स आपको देना पड़ेगा ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल के सब्सटेंस का, जैसे कि रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो किसी भी टोटल 7 में से कोई भी एक पॉइंट एग्जाम में आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकता है। तो अल्टीमेटली ये पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। इसमें दिमाग लगाने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं स्टूडेंट, ना ही कोई कंसेप्चुअल है, सीधा सीधा आपको याद रखना पड़ेगा। आप बार बार रिवाइज करेंगे, धीरे धीरे करके पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो होप आज जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं इस चैप्टर के अंदर, सॉलिड स्टेट के, काफ़ी इजी चैप्टर है, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर ऐसा लगे कि किसी स्टेटमेंट या किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो बिल्कुल तुरंत हमसे कांटेक्ट कीजिए। नोट्स बनाते चलिए, नोट्स आप पेंडिंग मत रखिएगा, नहीं तो एक ही बार आपके पास बल्क हो जाएगा, फिर आपको मन नहीं करेगा लिखने का, ना ही पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। तो ईजी तो ये ज़रूर है चैप्टर, बट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।